शहीदों के मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेरे, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा। जो यहाँ से आगे जाकर द्रास नदी से मिल जाती है, जहाँ इनका संगम होता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को। यहाँ से बोफोर्स फायर हो रहे होंगे। कारगिल वॉर आखिर क्यों हुई थी? कारगिल वॉर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसी घुसपैठ की सिचुएशन पे अगर आप प्लेन जमीन एरिया में डिफेंस कर रहे हो तो आपके डिफेंस का रेशियो होना चाहिए 1:3, और इस बात से दुश्मन भी अनजान था और यही वजह उनकी ताबूत का आखिरी कील साबित हुआ। दोस्तों, पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं ये है कारगिल का। आज 22 जुलाई है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। लेह से कारगिल के लिए कल के दिन में निकले हैं। जो रोड था लेह से लेके कारगिल तक का, वो इतना ज़बरदस्त था और पूरा व्यू बहुत ज़बरदस्त। वीडियो में आपने देखा ही होगा। थोड़ा लेट हो गया था हमें आते आते, क्योंकि हम दोपहर में करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ से निकले थे, तो 6-7 घंटे का समय लग गया था हमें यहाँ पहुँचने के बाद। यहाँ पे आए, थोड़े फ्रेश हुए, फिर खाना वाना खाया। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ गए थे। काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, बट वो एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। खाना यहाँ पे जो आसपास का एरिया है, यहाँ पे कोई खाने की सुविधा अच्छी नहीं है, तो अगर आप आ रहे हैं इस साइड तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लेके ना आए। अभी यहाँ से भी देख सकते हैं आप, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। सामने यहाँ से जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये व्यू है और सामने अगर देखेंगे तो रिवर जो है वो बह रही है। आइए दिखाते हैं आपको। अरे दोस्त आ गया मेरा। क्या वो लगता है दोस्त, आज का पूरा प्लान क्या है? आज बहुत लंबा है भाई। अच्छा, तो पहले कहाँ जाएंगे हम? ये कारगिल। हम कारगिल नहीं है। वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल, ठीक है। शहीदों के मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेरे, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशा होगा। यही है वो कारगिल, यही है वो कारगिल वॉर मेमोरियल। पास आ रहा है कारगिल विजय दिवस। चलिए दोस्तों, आज का सफर शुरू करते हैं। आज ठंड तो बहुत है, लेकिन हमने गर्मा गर्म पानी से स्नान किया और निकल पड़े अपने आगे के सफर पर। कल रात के डिनर के डिसअपॉइंटमेंट के बाद हमने ब्रेकफास्ट कारगिल में करना सही नहीं समझा और सोचा कि रास्ते में कोई ऑप्शन मिलेगा तो रुककर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये कारगिल का मेन मार्केट है। ऊपर जो पोस्टर्स बंधे हैं वो सब के सब उर्दू में है, तो इस पर क्या लिखा है उसे समझकर बता पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि कारगिल की पॉपुलेशन करीब 1.6 लाख है, जिसमें 75% मुस्लिम, 14% बुद्धिस्ट और 7% हिंदू, बाकी 3 से 4% दूसरे रिलीजन के लोग हैं। एक डेटा के मुताबिक यहाँ का सेक्स रेशियो है करीब 9.8:10। मेल लिटरेसी रेट है 87.22% और हालांकि फीमेल लिटरेसी रेट है 61.4%। हमारे बगल से बहती नदी जो हमारे साथ रेस लगा रही है वो सुरू नदी है, जो हमने आपको अपने होटल के कमरे से भी दिखाया था। इसे शिंगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये हिमालयन रेंज के पंजेला ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती, जो यहाँ से आगे जाकर द्रास नदी से मिल जाती है, जहाँ इनका संगम होता है। वहां से ये नदियां 5 किलोमीटर आगे जाकर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में एंटर कर जाती हैं। बचपन की एक पोयम याद आती है जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटे, मत बांटो इंसान को। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए ये समझ आ गया कि इंसानों को किसी ने नहीं बांटा है, बल्कि इंसानों ने ही सब कुछ बांट दिया है, और इस तरह से बांट दिया है कि हर चीज की कीमत लग गई, पर इंसानों की कीमत घट गई है। सोचिएगा जरूर कभी अकेले बैठकर इस बारे में। फिलहाल आगे चलते हैं। कारगिल से द्रास करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। कारगिल मेमोरियल कारगिल में नहीं बल्कि द्रास में है, इसलिए हम यहाँ से द्रास जाएं। हमारे मार्शल रॉनी और मैकेनिक दोनों टेम्पो में हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हम ये एग्री करेंगे कि उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा है। अक्सर मैं फोटोज और वीडियोस लेने के चक्कर में पीछे रह जाया करता हूँ, लेकिन ग्रुप का एक भी आदमी अगर पीछे छूट गया हो तो ये इंश्योर करते हैं कि वो उनसे पीछे रहें और पहले छूटे हुए ग्रुप मेंबर को साथ लेके ही आगे चलें। मानना पड़ेगा इनके सर्विस को और पेशेंस को, क्योंकि कभी कभी हम एक्साइटमेंट में ये भूल जाते हैं कि हमें एक शेड्यूल फॉलो करना होता है, लेकिन इनको इस बात से कभी परेशान होते या नाराज होते नहीं देखा।
हेड्स ऑफ टू देम। चलिए, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, अब थोड़ी देर चुप रहता हूँ ताकि आप इस हाईवे और यहाँ की खूबसूरत वादियों का थोड़ा मजा ले सकें। आपसे बात होगी कारगिल मेमोरियल पहुंचकर। तब तक के लिए आप इसका लुत्फ उठाइए। क्या बात है, यूनिफॉर्म में इतने सारे सोल्जर्स। इन्हें देखकर हमें यह अंदाजा तो हो गया है कि हम कारगिल मेमोरियल पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अंदर जाते हमें ढूंढना था नाश्ते की जगह, जो इत्तेफाक से कारगिल मेमोरियल के बिल्कुल सामने मिला हमें। तो आइए बाइक लगाकर सबसे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपको लिए चलते हैं अंदर। चलिए दोस्तों, नाश्ता तो हो गया, अब बारी है अंदर जाने की। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जिस जमीन पे अभी फिलहाल हम खड़े हैं, यहाँ से ही बोफोर्स रख के दागी जाती थी ऊपर पहाड़ों में। हमारे दुश्मनों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम यहाँ से ही इतने नीचे होने के बावजूद उन पे यहीं से निशाना साध सकते थे, जबकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे थे। बोफोर्स कारगिल की लड़ाई में तुरुप का इक्का साबित हुआ भारत के लिए। हाँ, तो ये टोलोलिंग है। This was one of the peaks that was captured out of the many peaks, but a famous fight that happened during the Kargil war. ये टोलोलिंग पीक है। ओके। और उस पीक पे जाके हमने आर फोर्सेस कैप्चर, यहाँ से बोफोर्स फायर हो रहे होंगे। यहाँ खड़े रह के बोफोर्स गन फायर हो रहे होंगे। ओके। वो वहाँ पे ढका हुआ है, वो टाइगर हिल। टाइगर हिल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। टाइगर हिल। ओके, वो क्लाउड के अंदर है। ये पूरा कारगिल का वॉर मेमोरियल है। पहले इतना बड़ा नहीं था, ओपन था काफ़ी उन्होंने ये किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ म्यूजियम। सो ये पहाड़ के पीछे ही पाकिस्तान है। राइट बिहाइंड इज पाकिस्तान। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। जब तक हम गेट के बाहर थे सब ठीक था, लेकिन गेट के अंदर जाते ही मन भारी सा हो गया और बार बार दिमाग एक ही तरफ जाने लगा, कारगिल वॉर। आखिर क्यों हुई थी कारगिल वॉर? आइए याद करते हैं उन 84 दिनों को, जिनके बारे में जानना और याद रखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये लड़ाई लड़ी गई थी 3 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी करीब 8 से 9 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर तक घुस आए थे और हमें खबर तक नहीं हुई, जो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था हमारे लिए। और इस इंटेलिजेंस फेलियर के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि यहाँ के टेरेंस जो काफी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में से एक है, और इन्फिल्ट्रेशन हुई थी काफी रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में, जो इंटेलिजेंस के लिए मॉनिटर करना बहुत मुश्किल था। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली हायर ऑल्टीट्यूड्स को ऑक्यूपाई किया, जो हमला करने के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि ऊपर से नीचे वार करना बहुत आसान था, मगर नीचे से ऊपर की तरफ वार करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि नीचे होकर आप दुश्मनों की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देख सकते, लेकिन वो साफ साफ आपको देख सकते थे। उनका टारगेट था नेशनल हाईवे D1 को काटना, जिसे लद्दाख तक आर्मी ना पहुंच सके और फाइनली वो सियाचिन पर कंट्रोल कर सके। धीरे धीरे करके करीब 1700 पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर तकरीबन हमारे 150 पोस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इतना सब होने के बाद कुछ चरवाहों ने देखा और आर्मी को इन्फॉर्म किया कि कुछ लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं आर्म्स और एमिनेशन के साथ। तब जाके हम हरकत में आए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसी घुसपैठ की सिचुएशन पे अगर आप प्लेन जमीन एरिया में डिफेंस कर रहे हो तो आपके डिफेंस का रेशियो होना चाहिए 1:3, मतलब एक दुश्मन के अगेंस्ट में हमारे 3 सोल्जर्स। और अगर आप पहाड़ी इलाके में डिफेंस कर रहे हो तो आपका रेशियो होना चाहिए 1:9। और वहीं अगर सिचुएशन और कंडीशन कारगिल जैसे हो तो रेशियो होना चाहिए 1:27 का, यानी एक दुश्मन के अगेंस्ट में हमें चाहिए होंगे 27 जवान। तो अब तक आप ये जान चुके होंगे कि जिस सिचुएशन में इंडिया था 1999 में, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था हमारे लिए। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि आज हमारी इंडियन आर्मी 145 कंट्रीज के कंपैरिजन में ग्लोबली 4थे नंबर पर आती है। और इस बात से दुश्मन भी अनजान था और यही वजह उनकी ताबूत का आखिरी कील साबित हुआ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी आर्मी किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए तैयार थी। हर सिचुएशन के खिलाफ होने के बावजूद
बावजूद ये हमारे सोल्जर्स का करेज और डिटर्मिनेशन ही था कि जिस वजह से हमने अपने हर इंच जमीन का टुकड़ा जो दुश्मन के कब्जे में था वो फिर से हासिल किया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। वहीं इस लड़ाई में न सिर्फ आर्मी बल्कि एयरफोर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमारी आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट किया दुश्मन पर हवाई हमला करके। उन्होंने न सिर्फ हमला किया बल्कि सटीक स्ट्राइक किया उन पोस्ट पर जहां दुश्मनों का कब्जा था। इस हवाई ऑपरेशन का कोड नेम था सफेद सागर। इसमें MiG-27 एयरक्राफ्ट और मिराज 2000 का इस्तेमाल हुआ था और फाइनली 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को मजबूर होकर विड्रॉ करके उनके ट्रूप्स को वापस लौटना पड़ा। इस विड्रॉल में आर्मी और एयरफोर्स के साथ हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का भी काफी योगदान रहा। 26 जुलाई हर साल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है, लेकिन इस लड़ाई में हमने 527 कीमती जवान को खो दिया और 1363 जवान घायल हुए। आइए दिल से नमन करते हैं उनके बलिदान को और याद करते हैं उन शूरवीरों को जिनके निस्वार्थ देश प्रेम की वजह से हम और आप आजाद हवा में सांस ले रहे हैं और अपनी तरह अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं।